बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नामक गांव में दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक बहन का नाम था पिंकी और दूसरी बहन का नाम था सपना। दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पिंकी बहुत सुंदर थी और वो नदी में मछलियाँ पकड़ने जाया करती थी, और वहीं दूसरी तरफ सपना एक लालची और बहुत ही घमंडी लड़की थी। सपना हमेशा पिंकी को परेशान किया करती थी। पिंकी नदी से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। पिंकी के गांव से केवल एक ही बस बाजार की ओर जाया करती थी और उस बस के जाने का टाइम था 4 बजे का। एक दिन दोनों बहनें गांव में मेले में घूमने जाती है। मेले में तरह तरह की झूले लगे हुए थे। कई सारे खेल भी थे, जिसमें से एक खेल में पिंकी एक बहुत सुंदर सी ड्रेस जीत जाती है, और ये सब देखकर सपना को बहुत जलन होती है और सपना रात होने का इंतजार करती है। और रात होते ही सपना पिंकी के कमरे में जाती है और उसकी जीती हुई ड्रेस को आग लगा देती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। देखते ही देखते पूरे कमरे में आग फैलने लगती है और पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाता है, जिस वजह से पिंकी की आँख खुल जाती है और पिंकी उठती है और घबराती हुई कहती है, अरे नहीं, ये मेरे कमरे में आग कैसे लगी और अब मैं आग से बचकर बाहर कैसे निकलूं? बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। किसी तरह से पिंकी आग से बचकर अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कपड़ों में आग लग जाती है, जिस वजह से पिंकी का चेहरा जल जाता है और उसके चेहरे पर जले के निशान आ जाते हैं। ये सब देखकर सपना बहुत खुश होती है। पिंकी का चेहरा जलने की वजह से लोग उसे नापसंद करने लगे और सभी उससे दूर रहने लगे। अब कोई भी पिंकी से बात भी नहीं करता था। पिंकी के गांव में एक चुड़ैल रहती थी, जो कि परियों को कैद किया करती थी। एक दिन चुड़ैल जंगल में घूम रही होती है कि तभी उस चुड़ैल को बहुत जोर से प्यास लगती है। चुड़ैल आगे जाती है तो उसे एक नदी दिखाई देती है। उसके पास जाकर वो बैठ जाती है। चुड़ैल नदी के किनारे बैठकर अपने आजू बाजू देखने लगती है। उसके बाद वो अपना थैला साइड में रख देती है और नदी का पानी लेकर उसे पीने लगती है। तभी एक मछली उस चुड़ैल का थैला निगल लेती है और नदी के अंदर चली जाती है। इससे पहले कि चुड़ैल उस मछली को पकड़ पाती, वो मछली नदी के काफी अंदर चली गई थी और चुड़ैल की पहुंच से काफी दूर। तभी चुड़ैल गुस्से से बोलती है, अरे अरे, इस मछली ने तो मेरा थैला ही निकल लिया, अब मैं क्या करूं? चुड़ैल अपने थैले को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन थैला न मिलने के बाद वो हार मान लेती है और वहाँ से उड़कर वापस चली जाती है। अगले दिन नदी के पास पिंकी मछली पकड़ने के लिए आती है और गलती से वही मछली पिंकी के कांटे में फंस जाती है, जिस मछली ने चुड़ैल का थैला निगला था। पिंकी उस मछली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मछली बहुत ही बड़ी और मोटी थी। पिंकी खुश होती हुई कहती है, अरे वाह, ये मछली तो बहुत ही मोटी और बड़ी है, इसे बेचकर तो मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उस दिन लेट होने के कारण पिंकी बस नहीं पकड़ पाती और वो बाजार नहीं जा पाती। पिंकी को बस पकड़ने में काफी देरी हो जाती है और बस निकल जाती है। पिंकी उदास हो जाती है। अरे बस तो निकल गई, अब मैं क्या करूं? फिर पिंकी वो मछली लेकर पैदल ही अपने घर चली जाती है। पिंकी के पास खाना खरीदने के लिए कुछ पैसे नहीं थे। उसके बाद पिंकी उस मछली को काटकर उसे बनाने लगती है। पिंकी जैसे ही उस मछली को काटती है, उसे उस मछली के पेट में एक थैला दिखाई देता है और पिंकी हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, मछली के पेट के अंदर इतना बड़ा थैला, ये कहाँ से आ गया? उसके बाद पिंकी थैले को खोलकर देखने लगती है। पिंकी उसमें हाथ डालकर सब बाहर निकालती है। पिंकी को उस थैले के अंदर 3 नेल पॉलिश मिलती है। पिंकी नेल पॉलिश को देखकर बहुत खुश होती है और खुश होती हुई कहती है, अरे वाह, ये नेल पॉलिश तो बहुत ही सुंदर है। पिंकी एक एक करके तीनों नेल पॉलिश के ढक्कन खोल लेती है। जैसे ही पिंकी नेल पॉलिश के ढक्कन खोलती है, उसमें से 3 सुंदर सुंदर परियां बाहर निकलती है, जिसमें से एक परी का नाम होता है नील परी, दूसरी परी का नाम होता है सोन परी और तीसरी परी का नाम होता है सुप्रिया परी। तभी नील परी बोलती है, हमें आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। इस नेल पॉलिश की डिब्बी में हम बहुत दिनों से कैद थे। उसके बाद सोन परी बोलती है,
एक चुड़ैल ने हमें इस डिब्बी में कैद करके रखा हुआ था, लेकिन अब ये डिब्बी तुम्हारे पास है, तो इसलिए आज से आप हमारी मालकिन हैं। हम तीनों परियां यहाँ केवल आपके लिए काम करेंगे और आपकी बात मानेंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो चलो, सबसे पहले हमें अपनी मालकिन को खूबसूरत बनाना चाहिए। उसके बाद वो तीनों परियां मिलकर पिंकी का मेकअप करने लगती है और उसे नए कपड़े पहनाती है। और देखते ही देखते पिंकी सर से लेकर पाँव तक बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। अपने आप को आईने में देखकर पिंकी बहुत ज्यादा खुश होती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पिंकी की बहन सपना भी आ जाती है। पिंकी की खूबसूरती को देखकर उसे बहुत जलन होती है। सपना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो पिंकी से पूछ लेती है, अरे पिंकी, तू इतनी जल्दी इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? क्या राज है? मुझे भी तो बताओ। इसके बाद पिंकी तीनों परियों के बारे में सपना को बताती है। सारी बात सुनने के बाद सपना कहती है, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तुम तीनों परियां मिलकर मुझे भी जल्दी से खूबसूरत बना दो। तभी नील परी बोलती है, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पिंकी हमारी मालकिन है और हम केवल उन्हीं का कहना मान सकते हैं। परी की ये बात सुनकर सपना बहुत गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सपना वो तीनों नेल पॉलिश की डिब्बी उठाकर वहाँ से भागने लगती है। तभी नील परी उदास होती है और बोलती है, अरे नहीं नहीं, इसे रोक लो, वरना हम तीनों उसके गुलाम हो जाएंगे। तभी पिंकी भी सपना के पीछे भागने लगती है, लेकिन सपना बहुत तेजी से भाग रही होती है कि तभी सामने से ट्रक आता है और सपना को टक्कर मार देता है। सपना का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पर पिंकी भी आ जाती है और वो तीनों नेल पॉलिश की डिब्बी उठा लेती है। उसके बाद पिंकी सपना को उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है और फिर डॉक्टर सपना को देखकर कहते हैं, माफ कीजिए, मगर ये जिंदगी में कभी भी अपने पाँव पर चल नहीं सकेंगी, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत बड़ा था और सपना के हाथ पाँव में बहुत ज्यादा चोट आई है। सपना का पूरी तरह से सही होना नामुमकिन है। ये सारी बात सुनकर पिंकी बहुत दुखी हो जाती है और सपना वहीं बेड पर लेटी हुई होती है। वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी बहन पिंकी कहती है, क्यों, देख लिया ना सपना, लालच करने का नतीजा क्या होता है। मुझे आज बहुत शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो। तभी सपना रोती हुई कहती है, मुझे नहीं करना चाहिए था लालच, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैं बहुत बुरी हूँ। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सपना को खुद की गलती का एहसास होते हुए देखकर पिंकी को उस पर दया आ जाती है और वो तीनों परियों से कहती है, परी जी, मेरी बहन को उसकी गलती का एहसास हो गया है, कृपया करके उसकी मदद कीजिए और उसका पाँव सही कर दीजिए। तीनों परियां मान जाती है और अपनी जादुई छड़ी से सपना का पाँव पहले की तरह सही कर देती है। सपना अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब वो बहुत ज्यादा खुश थी। ये सब देखकर पिंकी भी बहुत खुश हो जाती है। सपना अपनी गलती की माफी भी मांगती है और वो पूरी तरह से सुधर जाती है। और उस दिन के बाद से वह दोनों बहनें जादुई 3 नेल पॉलिश के साथ हंसी खुशी से एक साथ मिलकर रहने लगती है। एक समय की बात है, एक गांव में राधा नाम की एक लड़की अपनी माँ प्रिया, पिता सोहन और गौरी नाम की मौसी जैसी नौकरानी के साथ रहा करती थी। राधा के माता पिता राधा से बहुत प्यार किया करते थे। वो उसका बहुत ध्यान रखते थे और उसके बिना मांगे ही सब चीजें उसको लाकर दिया करते थे। एक दिन राधा के माता पिता को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। राधा, मुझे और तुम्हारे पापा को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। हम लोग 2 दिन में वापस आ जाएंगे। बताओ राधा, हम तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लेकर आए? माँ, मेरे लिए छोटी छोटी चूड़ियाँ ले आना, मुझे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है मेरी गुड़िया, मैं तेरे लिए वहाँ से ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले आऊंगी। हाँ मेरी गुड़िया, और मैं तेरे लिए वहाँ से बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आऊंगा। गौरी, तुम राधा का अच्छी तरह से ध्यान रखना। जी मेम साहब, मैं राधा बिटिया का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। जिसके बाद प्रिया और सोहन काम से 2 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दूरी पर पहुँचने पर उनकी गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में राधा के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। राधा एकदम अनाथ हो जाती है। अब राधा की देखभाल करने वाला कोई अपना नहीं होता।
उसके चाचा चाची बहुत ही लालची स्वभाव के थे। एक दिन, सुनो जी, अब तो इसके माता पिता नहीं रहे, क्यों ना हम इसका सारा धन ले ले। ये छोटी बच्ची है, ये कुछ भी कर नहीं पाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी इसके माता पिता के मरने के बाद इस प्रॉपर्टी का इसके अलावा कोई और वारिस नहीं है। हम सारी धन दौलत रख लेते हैं, पर इस लड़की का क्या करना है? करना क्या है, इसे अपने साथ ले चलते हैं। वैसे भी हमारे घर का काम करने के लिए हमें कोई चाहिए था, इससे हम अपने घर का काम करवाएंगे एक नौकरानी की तरह। तो ठीक है, फिर इसको भी अपने साथ ले चलते हैं। राधा के चाचा चाची उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और उससे घर का सारा काम करवाते हैं। ऐसे ही एक दिन राधा बर्तन धो रही थी। बर्तन धोते धोते उससे एक कांच का गिलास टूट जाता है। गिलास टूटने की आवाज सुनकर राधा की चाची बाहर आती है। ये कैसी आवाज आई थी? राधा की बच्ची, अब क्या तोड़ा तूने? चाची जी, वो गलती से ये गिलास गिरकर टूट गया। ये सुनते ही राधा की चाची ने उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। तू जानती भी है इस गिलास की कीमत कितनी है? इतने महंगे गिलास खरीद के लेकर आई थी मैं, और इस लड़की ने तोड़ दिया। आज रात को तुझे खाना नहीं मिलेगा। आज तो तू भूखे ही सोएगी, तब तुझे चीजों की अहमियत समझ में आएगी। उस रात राधा को भूखे ही सोना पड़ता है। ऐसे ही राधा के दिन दुख में बीतने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन राधा अपनी चाची की लड़की शिल्पा के कमरे में पड़ी रंग बिरंगी चूड़ियों को देखने लगती है। राधा उन चूड़ियों को अपने हाथों में पहनकर देखने लगती है। राधा को वो चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तभी शिल्पा राधा को उस चूड़ियों के साथ देखती है और गुस्से में बोलती है, ए राधा की बच्ची, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी चूड़ियों को हाथ लगाने की? नहीं दीदी, मैं तो बस देख रही थी। बहुत ही रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं आपकी। खबरदार, जो आज के बाद मेरी चूड़ी को हाथ भी लगाया तो। राधा वहाँ से रोते रोते चली जाती है। राधा, राधा, कहाँ मर गई थी? मैंने तुझे काफी देर पहले बर्तन धोने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक वो बर्तन वैसे ही पड़े हैं। क्या कर रही थी तू? लगता है तुझे मार के डोज देनी पड़ेगी। नहीं नहीं चाची, मैं अभी धो देती हूँ। और सुन, बर्तन धोने के बाद मेरे लिए एक कप चाय भी बना दियो। तुझसे बहस करने के चक्कर में मेरे सर में दर्द हो गया है। राधा चुपचाप बर्तन धोने के बाद अपनी चाची के लिए चाय बनाकर उन्हें दे देती है और कमरे में आकर अपने मम्मी पापा को याद करके खूब रोने लगती है। हे भगवान, तूने मेरे मम्मी पापा को मुझसे क्यों छीन लिया? आज मेरे मम्मी पापा होते तो मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मेरे चाचा चाची मुझ पर इतना अत्याचार नहीं करते। भगवान जी, प्लीज आप मेरी मम्मी पापा को वापस भेज दो। इतना कहते कहते राधा सिसक सिसक कर रोने लगती है। रोते रोते राधा की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। राधा के सपने में उसकी माँ प्रिया आती है। राधा, राधा, अब तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरी बेटी। जितने तुझे दुख सहने थे तूने सह लिए, अब और नहीं। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुझे 2 जादुई चूड़ियाँ दे रही हूँ। ये कोई आम चूड़ियाँ नहीं है, ये 2 जादुई चूड़ियाँ हैं। इन चूड़ियों की मदद से तू अपने चाचा चाची को सबक सिखा सकती है। तू इन 2 चूड़ियों से जो कुछ भी करने को कहेगी, ये चूड़ियाँ वही करेगी। जो भी तुझे चाहिए वो सब चीजें इन जादुई चूड़ियों की मदद से हासिल कर सकती है। साथ ही साथ अपने जैसे और अनाथ बच्चों की मदद भी कर सकती है। एकदम से राधा की आँख खुल जाती है। ये सपना था या हकीकत? राधा ये सोच रही होती है कि उसे अपने पास 2 चूड़ियाँ पड़ी हुई दिखाई देती है और उन दोनों चूड़ियों को देखकर राधा को अपने सपने की सारी बात याद आ जाती है और वो ईश्वर को धन्यवाद करने लगती है। ए राधा की बच्ची, कब तक सोती रहेगी? तेरे चाचा को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। जा जाकर उनके लिए नाश्ता बना। अब मुझे आपके अत्याचार सहने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे पास मेरे माँ के आशीर्वाद के रूप में ये 2 जादुई चूड़ियाँ हैं। हे जादुई चूड़ियों, मेरी चाची को बंदरिया बना दो। इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। वो दोनों जादुई चूड़ियाँ उसके चाचे को बंदरिया बना देती है। ये सब नजारा जब उसके चाचा देखते हैं तो उसको मारने के लिए एक डंडा लेकर आते हैं। वो डंडे से राधा को मारने ही वाले होते हैं कि राधा कहती है, हे जादुई चूड़ियों, इस डंडे से मेरी चाचा की पिटाई कर दो। जादुई चूड़ियाँ उस डंडे से उसके चाचा की खूब पिटाई करती है। अपने चाचा चाची को सबक सिखाने के बाद राधा अपने गांव लौट आती है।
राधा बिटिया, कैसी है तू? जब से तेरे चाचा चाची तुझे लेकर गए हैं तब से एक बार भी नहीं देखा तुझे। वो तेरा ख्याल तो रखते हैं ना बिटिया? नहीं मौसी, मेरे चाचा चाची मुझ पर बहुत अत्याचार करते थे, मुझसे ही घर का सारा काम करवाते थे। इसके बाद राधा अपनी सारी कहानी गौरी को बताती है। हे भगवान, इस नन्ही सी जान से वो जालिम लोग इतना सारा काम करवाते थे। कीड़े पड़े उन लोगों को, नरक में जाए वो दोनों। बिटिया, अब तू इस गांव में रह, हम सब तेरी देखभाल करेंगे। तुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मौसी, अब मैं इसी गांव में रहूंगी। अब मेरे पास मेरी माँ के आशीर्वाद के रूप में ये 2 जादुई चूड़ियाँ हैं। इन चूड़ियों की मदद से मैं अपने और अपने जैसे अनाथ बच्चों की मदद करूंगी। अच्छी बात है बिटिया, इस काम में मैं भी तेरी मदद करूंगी। तू किसी बात की चिंता मत कर, लेकिन उससे पहले तू कुछ खा ले बिटिया। बिटिया, मेरे पास तो ये सूखी रोटी है, तुम बैठो, मैं बाकी बच्चों को बुलाकर लेकर आती हूँ। जादुई चूड़ियाँ, मेरे सामने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन प्रकट कर दो। राधा के इतना बोलते ही वहाँ पर ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन आ जाते हैं। जब गौरी सभी बच्चों को बुलाकर लेकर आती है तो देखती है कि वहाँ पर सूखी रोटी की जगह स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं। राधा बिटिया, यहाँ सूखी रोटी की जगह पर इतना स्वादिष्ट व्यंजन कहाँ से आ गया? गौरी मौसी, ये स्वादिष्ट व्यंजन इन 2 जादुई चूड़ियों के कारण आया है। अपने सामने इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन को देखकर उस गांव के अनाथ बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। राधा और सब बच्चे मिलकर वो स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। एक बार राधा देखती है कि गांव के एक बच्चे मोहित की सौतेली माँ उसे डंडे से पीट रही है। छोड़ दो मोहित को, आप इसे क्यों मार रही हो? राधा, चले जाओ यहाँ से, वरना मोहित के साथ तुझे भी बहुत मार मार के बेहाल कर दूंगी। जब राधा ये सुनती है तो अपनी दोनों जादुई चूड़ियों से बोलती है। हे जादुई चूड़ियों, मोहित की माँ को इस पेड़ से बांध दो। राधा के इतना कहते ही जादुई चूड़ियाँ मोहित की माँ को उस पेड़ से बांध देती है। मोहित की माँ चिल्लाती रहती है, राधा, खोल दे मुझे, मैं कसम खाती हूँ वापस मोहित पर कभी कोई अत्याचार नहीं करूँगी। तुम जैसी औरत कभी नहीं सुधर सकती। अब से मोहित हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद राधा दीदी, आपने मुझे मेरी सौतेली माँ के चंगुल से बचा लिया। वो मुझे रोज मारती थी और खाने को भी कुछ नहीं देती थी। जब से मेरी माँ का निधन हुआ है वो मेरे साथ ऐसा ही करती है। मोहित, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर पाएगी। अब तुम मेरे साथ रहोगे और तुम कभी भूखे नहीं सोओगे। हर दिन स्वादिष्ट खाना खाओगे। राधा इसी प्रकार उन दोनों जादुई चूड़ियों की सहायता से अनाथ और गरीब बच्चों की मदद करने लगती है। राधा गांव में गरीब व अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय भी बनाती है, जिसके बाद उस गांव में कोई भी अनाथ व गरीब बच्चा कभी भूखा नहीं सोता था।